ओशो सिर्फ नाम नहीं, इनकलाब था विचारों का। वो शब्द नहीं, वो शक्ति था जिसने सारी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। स्वागत है आपका सोशल हिंदी पर। आज हम ओशो के कुछ गहरे विचारों में उतरेंगे। ये विचार हमें राष्ट्र, व्यक्ति, भीड़ और स्वतंत्रता, इन सब पर दोबारा सोचने को मजबूर करते हैं। हमारे पास जो बातें, जो स्रोत हैं, वो राष्ट्र की जो अवधारणा है, अच्छे और बुरे लोग कैसे होते हैं, और ये जो भीड़ की मानसिकता होती है ना, उस पर ओशो की एक बिल्कुल अनोखी दृष्टि पेश करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या खास है। चलिए राष्ट्र और व्यक्ति के इस टकराव से शुरू करते हैं। ओशो का एक बड़ा, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार यह है कि जिसे हम देश या राष्ट्र कहते हैं, वो असल में नक्शे हैं, इंसानों के बनाए हुए। एक तरह से सुविधाजनक झूठ है। सच क्या है फिर? सच तो केवल व्यक्ति है, जीता जागता इंसान। कोई देश अपने आप में महान या बुरा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश तो बस एक सीमा है जमीन की। असल सवाल यह है कि उस सीमा के अंदर रहने वाले लोग कैसे हैं। भारत का ही उदाहरण लीजिए ना। चेतना के वो शिखर जहां पहुंचना आज भी कल्पना जैसा लगता है, और दूसरी तरफ यहीं इसी देश में हमें बिल्कुल गिरे हुए निकृष्टतम किस्म के राजनेता, चोर, बेईमान सब मिलते हैं। नैतिक पतन की गहरी खाइयां भी यहीं दिखती हैं। तो ओशो कहते हैं, भाई देश को दोष मत दो, ये देखो कि वहां अच्छे लोग ज्यादा हैं और बुरे, क्योंकि देश का जो चरित्र है वो तो उसके नागरिकों से ही बनता है ना। और यहीं से फिर जुड़ता है अच्छे और बुरे लोगों का सवाल। ओशो के हिसाब से अच्छे लोग कौन हैं? वो जो शांत हैं, सौम्य हैं, जिन्हें दुनिया की तालियों की, बाहरी स्वीकृति की कोई परवाह नहीं। वो अपने आंतरिक शांति में, अपने आनंद में मगन है। उन्हें किसी पर हावी होने की कोई इच्छा ही नहीं होती। और बुरे लोग, वो बिल्कुल उल्टे, आक्रामक, हिंसक, महत्वाकांक्षी। उन्हें सत्ता चाहिए, पद चाहिए, दूसरों पर नियंत्रण चाहिए। वो इसी फिराक में रहते हैं। और मजे की बात देखिए, थोड़ी हंसी भी आती है इस पर। ओशो कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर सत्ता इन्हीं बुरे, आक्रामक लोगों के हाथ में क्यों है? क्योंकि अच्छे लोग वो सत्ता की दौड़ में शामिल ही नहीं होते। उन्हें इसमें कोई रस ही नहीं आता। वो तो अपने अंदर की खोज में लगे हैं। ये सत्ता का खेल तो उन्हीं को खींचता है ना, जो बाहरी चीजों से अपनी कीमत लगाते हैं। सही है। अब आते हैं भीड़ पर। ये एक और चीज है जिसे ओशो बहुत बहुत खतरनाक मानते थे। उनके लिए भीड़ का सिर्फ ये नहीं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। नहीं, भीड़ एक मानसिकता है, एक ऐसी हालत जहां व्यक्ति अपनी सोचने की क्षमता, अपनी अंतरात्मा की आवाज और सबसे जरूरी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी वो खो देता है और बस समूह के पीछे चलने लगता है। भीड़ क्या करती है? वो व्यक्ति की जो अपनी पहचान है, उसकी मौलिकता है, उसे छीन कर उसे अपना गुलाम बना लेती है। फिर चाहे वो किसी धर्म की भीड़ हो, किसी राजनीतिक पार्टी की या किसी विचारधारा की, एक ही बात है। भीड़ में होता क्या है असल में? व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी एकदम भूल जाता है। उसे लगता है, अरे जब सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, या फिर इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो बस भीड़ का हिस्सा था। और कमाल की बात यह है, सोचिए जरा, कि भीड़ में रहकर किए गए गलत काम, पाप भी पाप जैसे नहीं लगते। कई बार तो वो पुण्य का काम लगने लगता है, क्योंकि सब कर रहे हैं। ओशो कहते हैं कि भीड़ के अंदर जो छिपी हुई पशु वाली प्रवृत्तियां हैं ना, उनको बाहर ले आती है, क्योंकि वहां भिक-पिदक चेतना वो सो जाती है। अच्छा। वो परमाणु बम वाला उदाहरण सोचिए ना, कितना सटीक है। हिरोशिमा पर बम गिराने वाले पायलट से पूछो तो वो क्या कहता है? मैंने तो बस ऊपर से जो हुक्म मिला उसका पालन किया। राष्ट्रपति से पूछो तो कहता है, मुझे तो मेरे जनरलों ने यही सलाह दी थी। जनरलों से पूछो तो कहते हैं, ये तो राष्ट्रपति का आदेश था। और जिन वैज्ञानिकों ने वो बम बनाया, वो कहते हैं, हमारा काम तो सिर्फ विज्ञान की खोज करना था, उसका इस्तेमाल कैसे होता है ये देखना हमारा काम नहीं। सोचिए, 1 लाख लोग मारे गए, लेकिन जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं। भीड़ में जिम्मेदारी ऐसे ही खो जाती है, सब एक दूसरे पर टाल देते हैं। ठीक है। तो भीड़ की जो गुलामी है, इसको समझने के बाद ही ओशो के असली विद्रोह की बात समझ में आती है। वो कहते हैं कि सच्चा विद्रोह, सच्ची आजादी, वो अंदर से आती है, उसे बाहर से थोपा नहीं जा सकता। जैसे फ्रांस की क्रांति का वो किस्सा है ना, जब बास्तिल की जेल तोड़ी गई और कैदियों को बाहर निकाला गया। वो कैदी जो सालों से अंधेरी कोठरियों में बंद थे, तो उनमें से कई कैदी पता है क्या करने लगे? वो वापस अपनी जंजीरों और अपनी अंधेरी कोठरियों की तरफ भागने लगे। क्यों? अरे उन्हें आजादी की खुली हवा, उसकी जिम्मेदारी से, उसकी अनिश्चितता से डर लग रहा था। उन्हें अपनी वो जानी पहचानी गुलामी ज्यादा सुरक्षित लग रही थी। स्वतंत्रता के लिए हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत। ओके। और जब कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत जुटाता है,
भीड़ से अलग होकर अपनी अंदर की आवाज, अपनी अंतरात्मा की सुनता है, तो भीड़ उसे क्या कहती है? पागल। यही होता है। जैसे वो सूफी फकीर था जिसने मस्जिद जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे हर कण कण में खुदा दिखने लगा था। या बुद्ध, महावीर, कबीर, मीरा, क्राइस्ट, इन सब को इनके अपने समय की भीड़ ने पागल ही समझा था। ओशो कहते हैं कि जिसे भीड़ पागलपन कहती है वही परम बुद्धिमत्ता है। अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होना, बस यही समझदारी है। और प्रेम के बारे में क्या? भीड़ के लिए जो प्रेम एक तरह का पागलपन ही है। समझदारी क्या है? पैसा कमाना, ताकत हासिल करना, ये समझदारी है। पर ओशो के लिए, उनके लिए प्रेम ही एकमात्र समझदारी है, बाकी सब नासमझी है। जिसने प्रेम का स्वाद चख लिया उसके लिए दुनिया की सारी दौड़ धूप ही पागलपन लगती है। तो सार क्या निकलता है इन सब बातों का? निचोड़ क्या है? ओशो का पूरा जोर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने पर है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेने पर है, चाहे पूरी भीड़ आपके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। उनका कहना था कि जब व्यक्ति अकेला होता है, बिल्कुल अकेला, अपनी पूरी चेतना के साथ, तभी वो अस्तित्व, या जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसके सबसे करीब होता है। सन्यास का भी यही अर्थ था उनके लिए। समाज या भीड़ की जो कंडीशनिंग है, जो गुलामी है, उससे मुक्ति, अपनी आत्मा के संगीत पर जीना। बस थोड़ा रुककर सोचने वाले अंदाज में यहां एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। आज की दुनिया में, ये जो हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया है, जहां हम लगातार ऑनलाइन समूहों, ट्रेंड्स और ओपिनियन से घिरे रहते हैं, क्या हम भी अनजाने में किसी ऐसी ही अदृश्य भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी व्यक्तिगत सोच, अपनी अनूठी आवाज और अपनी नैतिक जिम्मेदारी हम भी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं इस डिजिटल भीड़ में? सोचने वाली बात है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर दें। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।